कैसे श्याम बेटा? कल हमने एडवांटेज की थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। सुनना जरा ध्यान से। यस बेटा सुनो। डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। बेटा मतलब क्या है कि एलएलपी है, इसका मतलब पार्टनर क्या लगाएंगे? कैपिटल। मतलब इसमें शेयर कैपिटल नहीं होती। क्या नहीं होती? शेयर कैपिटल नहीं होती। तो मतलब आप जो है स्टॉक मार्केट में आप रजिस्टर नहीं होते कि भाई आपके फ्रीली शेयर क्या होंगे? ट्रेड होंगे। समझा क्या? तो वो चीज नहीं है। LLP are small from the business and can't get its share listed in any stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अपने आप शेयर रजिस्टर नहीं करा सकते, ठीक है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विद दिस, मतलब आईपीओ नहीं लेके आ सकती। बात समझ आ गई? विद दिस रिस्ट्रिक्शंस एलएलपी में फाइंड द डिफिकल्टी टू अट्रैक्ट आउटसाइड इन्वेस्टर बाय द शेयर। मतलब इस तरीके से वो आउटसाइडर इन्वेस्टर को नहीं बुला सकती, लेकिन कंपनी में हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। मैंने कहा था दोनों का हाइब्रिड है ये, पार्टनरशिप का और उसका। राइट ऑफ पार्टनर, सुनना। एन एलएलपी कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन सच ए वे दैट वन पार्टनर हैज मोर राइट दैट अनदर। कहता एलएलपी का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि एक पार्टनर का जो अधिकार है वो दूसरे पार्टनर से ज्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर उसका पीएसआर मान लीजिए एक पार्टनर का है, वो मान लीजिए 51% है, और एक का 24, एक का 25 है, तो ज्यादा किसकी वोटिंग पावर है? 51 वाले की। तो राइट उसके ज्यादा। बोलो बेटा, क्योंकि उसका अबव 50% है। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि भाई जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है? राइट मिलता है, ठीक है ना। तो कहता है द अनदर, सो इट कांट वन वोट पर शेयर सिस्टम। मतलब इसमें एक वोट एक शेयर है तो आपको एक वोट मिलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं होता। सो सम लेसर पार्टनर में फील कॉम्प्रोमाइज, जो जिसका रेशियो कम होता है वो लगता है कि मैं जो पार्टनर फर्म है उसमें क्या कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ भरनी पड़ती है, ठीक है। इफ हायर परसेंटेज होल्डर टू मूव द बिजनेस इन डायरेक्शन दैट अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। मतलब जो जिसका हायर इंटरेस्ट है वो डिसीजन ले लेता है कि ऐसे करना, उसी डायरेक्शन में बिजनेस जाता है। बात समझ आएगी नहीं? उसके बाद कहता है पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी इंफॉर्मेशन। सुनना, एलएलपी मस्ट फाइल द एनुअल रिटर्न। क्या होता है बेटा? तो जो एलएलपी होती है उसको एनुअल अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एनुअल रिटर्न। जिस ईयर 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है तो विद इन 6 मंथ। क्या बेटा? विद इन मंथ, मतलब 30 सितंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करती है वो, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है बेटा। क्या लगती है? पेनल्टी, ठीक है। अब एनुअल इंफॉर्मेशन सबमिट करती है। एनुअल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होती है अपलोड, और उस वेबसाइट से ये रूल है कि वहां पर किसी भी कंपनी की, किसी भी एलएलपी की आप बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पेंडल, एनुअल अकाउंट्स देख सकते हो। अगर आप रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहो तो जाओ और देख सकते हो। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है ना। तो ये नहीं कि हम अपनी बैलेंस शीट नहीं दिखाएंगे, हमने कितना प्रॉफिट कमाया हम छुपाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनको पब्लिकली क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है। तो एनुअल रिपोर्ट जाएगी तो सबको पता लग जाएगा भाई इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन। तो इसके डिसएडवांटेज हालांकि ऐसे बना रखी है इसने कि भाई पब्लिक को इनके बारे में क्या लग जाता है? पता लग जाता है। लेकिन अब पॉइंट है तो बना लिया उसको, समझ आ गया। ALLP must file the annual return, financial statement, etc. on the ROC annually, Registrar of Company, which become public document once filed with the ROC and may be inspected by general public, including the competitor by the having some fee. समझेगा? कुछ फीस पे करके वो क्या ले सकते हैं? उसकी फाइनल अकाउंट ले सकते हैं। तो कंपटीटर भी उनके बारे में क्या कर लेगा? नॉलेज ले लेगा बेटा, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कैन मेक इधर कम्पिटेटिव डिसएडवांटेज कंपटीटर। वो कहता है कि इस वजह से हो सकता है कि कंपटीटर हमारे उस चीज को क्या कर ले? यूज कर ले। ठीक है भाई, पब्लिक देना पड़ेगा, ये तो क्लियर है नहीं है? तो पहली लिमिटेशन क्या पड़ी आपने? कैपिटल मार्केट। दूसरा पार्टनर का राइट कहता है उतना ही, है ना। और तीसरा बेटा पब्लिक इंफॉर्मेशन। चौथा लिमिटेशन फॉर लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। क्या होता है बेटा? लिमिटेशन है कुछ एलएलपी बनाने में। देखो एक वर्ड आएगा एफडीआई। क्या आएगा? एफडीआई। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसके बारे में इको का टॉपिक आपने पढ़ा होगा।
मतलब हम फॉरेनर को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या करें, इन्वेस्ट करें। जितनी एफडीआई आएंगे उतना ही हमारी शेयर मार्केट और हमारी कंट्री का क्या ग्रोथ होगा, क्योंकि फॉरेन का पैसा हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। एलएलपी कैन नॉट बी फाउंड बाय सिंगल पर्सन ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब कहता है एक एनआरआई जो है, एक सिंगल एनआरआई है, वो एलएलपी नहीं बना सकता। उसके साथ क्या होना चाहिए, एक इंडियन होना चाहिए, ठीक है। एंड ए फॉरेन नेशन विलिंग टू फॉर्म एलएलपी इन इंडिया मस्ट हैव वन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू एक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर कोई फॉरेनर एलएलपी बनाना चाहता है तो एक पार्टनर जरूर इंडिया का लेना पड़ेगा, और वो क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। बोलो बात समझ आएगी। तो हालांकि कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसएडवांटेज बतानी है तो लिख रहा है, कहता है ये कमी है कि फॉरेनर नहीं बना सकता। बोलो बात समझे। और वैसे सही है, देखा जाए तो इंडियन को पता होना चाहिए हमारे देश में जो कर रहा है उसके बारे में। Further, FDI in the LLP is allowed through government route only and to in those sector further only। कुछ सेक्टर्स में आ सकती है बेटा गवर्नमेंट से परमिशन लेके। फिर 100% FDI is allowed under the automatic route under the FDI policy। कहता है कि 100% FDI अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट अंडर द FDI पॉलिसी। FDI की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमेटिक रूट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को 100% रूट अलाउ हो सकता है। तो आपको ये हमारा ये देखना है कि ऑटोमेटिक रूट अंडर द FDI पॉलिसी, अगर FDI पॉलिसी के अकॉर्डिंग आया है, कौन से रूट से, ऑटोमेटिक रूट से, तो वो 100% क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। बात समझ आ गई। हमारे को ना तो FDI की पॉलिसी हमारे सिलेबस में है, ना FDI हमारे सिलेबस में बेटा, समझ आ गया। तो ये बताया इसने। तो इसमें लिमिटेशन में ये बोला कि भाई एक इंडियन डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। ऑफेंस एंड पेनल्टी। एलएलपी एक्ट 2008 प्रोवाइड दैट द नॉन कंप्लायंस, मतलब नॉन कंप्लायंस मतलब आपने जो रूल रेगुलेशन थे उसको फॉलो नहीं किया। नॉन कंप्लायंस प्रोसीजरल मैटर सच ए डिले इन फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म। बहुत से ई फॉर्म भरने होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसको, एलएलपी को। ऑन हैज टू पे डिफॉल्ट फी ₹100 फॉर एवरी डे फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू। अगर फॉर्म अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं करते तो ₹100 पर डे पेनल्टी लगेगी। कब तक, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। बात समझ आ गई। द ऑफेंस कैन रिजल्ट इन इधर दैट इज पेमेंट ऑफ फाइन, कहता है आपको फाइन देना पड़ेगा और आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। फाइन के साथ साथ क्या हो सकती है बेटा, जेल भी हो सकती है, ठीक है। एग्जिट ऑप्शन आर नॉट इजी टू एलएलपी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग। अब मेरी बात सुनो, बढ़िया ही है वैसे तो, लेकिन इसने डिसएडवांटेज गिनानी है तो लिखा हुआ है। अब बताओ, कोई नॉन कंप्लायंस करेगा तो पेनल्टी तो लगेगी, क्यों नहीं लगेगी बताओ। कहता ये किसकी डिसएडवांटेज, मतलब गलत काम करता रहे और पेनल्टी भी ना लगे, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज गिनानी है इसकी, तो ठीक है लिख दिया। अब कहता है कि इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है अगर कोई डिफॉल्ट करता है, तो बढ़िया बात है ना, गलत काम करता है तो निकलना मुश्किल होना, इजी होना चाहिए, तो गलती करके फटाफट निकल जाएगा। अरे बोलो समझ आएगी नहीं आएगी। तो मैं इसको एग्जैक्टली डिसएडवांटेज नहीं मानता, समझ आ गई। जो अगर फाइनल नहीं करता है, ALLP which has defaulted in filing its statement of accounts and annual return with the ROC willing to shut down its operation and wind up will have to make its default good first। कहता पहले वो गलती की उसको क्या करो, सुधारो, उसके बाद वाइंड अप करना। बोलो सही है गलत है, सही है देख गुड फर्स्ट बाय फाइलिंग नेसेसरी ई फॉर्म विद लेट फीस। कहता है जो फॉर्म वगैरह नहीं भरे वो तो भरो पहले और लेट फीस भरो, उसके बाद क्या करेंगे, वाइंड अप की प्रोसेस। कहता है फॉर्म की जरूरत नहीं है तो बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा है तो क्या होगा, प्रोसीजर था वो तो पूरा कर पहले, ऐसे थोड़ा तुमने कहा बंद कर रहा हूँ हो गया। अरे बोलो बेटा। दिस प्रोविजन इज मेकिंग LLP एन अनअट्रैक्टिव फ्रॉम द बिजनेस एज इंडिया देर आर मेनी बिजनेसेस दैट आर इग्नोरेंट अबाउट द कंप्लायंस। करते रहे, समझ आ गई मेरी बात क्या। तो इस वजह से कई व्यक्ति अट्रैक्ट नहीं होते, बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करते कि भाई ये पॉइंट जो है हमारे को क्या करने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से कह रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो एग्जिट करना आसान नहीं है, आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, गुड करना पड़ेगा। कितने बड़े हमने बेटा 6, ये क्या थी इसकी डिसएडवांटेज। कोई डाउट तो पूछ लो यहाँ पे, चलिएगा। अब ये बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल है। कहता है प्रोविजन रिलेटिंग टू पार्टनर्स, मतलब पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है, बड़ा सिंपल देखना। अब जो आया हुआ है, एनी पर्सन मे बी पार्टनर इन LLP। अब ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। बोलो समझे। मतलब LLP में राम श्याम कंपनी, दूसरी फर्म
ट्रस्ट, ये सब क्या बन सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं। बोलो बात समझ आई नहीं? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर पड़ा हुआ है हमारा, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो बेटा। कोर्ट के द्वारा उसको सजा ना सुनाई गई हो, क्लियर है? बोलो बेटा। अरे यहाँ तो वीजा नहीं लगता, ये अगर केस चल रहा है, समझ रहे? वही बात है तीनों। क्या बेटा? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा दोषी ना पाया गया हो, और बेटा क्या? इंसॉल्वेंट हो, और क्या हो? उसके ऊपर है इंसॉल्वेंट थी, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट में, और अभी एप्लीकेशन क्या है? पेंडिंग है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो वो भी नहीं बन सकता। बोलो बात समझ आएगी? चलिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। बोलो कोई डाउट है? ठीक है। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर, सुनो, किसी भी टाइम अगर पार्टनर 2 से कम हो जाते हैं, पहली बात तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। इसमें एक प्रोविजन हो रहा है, अगर किसी भी केस में पार्टनर 2 से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और बचा कितने? 2 से कम मतलब 1, और वो बिजनेस को कंटिन्यू रखता है, क्या रखता है? 6 महीने से ज्यादा। कितने महीने से? 6 महीने से ज्यादा भी कंटिन्यू रखता है, तो फिर कहता है भाई साहब एलएलपी एक्ट में ये प्रावधान है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बोलो बात समझाएंगे? ये किस पॉइंट में लिखा हुआ है? 2 नंबर। बोलो बात समझाइए? कैरी ऑन द बिजनेस विद हिम सेल लाइबल टू पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। पर समझ आ गया? उस पीरियड में जो भी काम किया उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होगा, मतलब अनलिमिटेड होगी कि नहीं होगी? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। कोई डाउट है किसी को? चलिए, ये था मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी बना सकते हो। सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 सेक्शन का डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? सुनो बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब हो गया जो पार्टनरशिप फर्म का एक तरीके से क्या है? मुखिया है। क्या बेटा? जैसे कंपनी में क्या करते हैं? डायरेक्टर अपॉइंट, वैसे ही एलएलपी में क्या अपॉइंट करते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। मतलब वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, एनुअल अकाउंट फाइंड करने के लिए, उसके रूल और रेगुलेशन के फॉलो करने के लिए क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसकी जवाबदेही है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर एलएलपी कोई गलत काम करती है तो उस पर पेनल्टी भी एलएलपी पे लगेगी, उस डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी लगेगी, क्योंकि मैनेजमेंट उसके हाथ में थी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? यस। सुनना बेटा, अगर कंपनी, अगर आरओसी ने कोई नोटिस भेजना है, कोई बात बतानी है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेजना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेजना है, तो वो किसके पास जाएगा? डेजिग्नेटेड के पास जाएगा, क्योंकि उसका नाम गया हुआ है वहां पर। बोलो बात समझाएगी नहीं? क्लियर है? यस। अब आपको पता है कि एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 कम से कम। क्लियर है? और उसमें से एक इंडियन होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? इंडियन। Every LLP shall have at least 2 designated partners who are individual and at least one of them shall be resident in India. कोई डाउट है क्या? क्लियर है? अब आगे इसका है एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट, कभी भी क्या आ जाए? प्रोवाइडेड दैट, तो इसका क्या है? वो एक्सेप्शन। ये अलग पॉइंट है, इसका टिक टुक का कोई मतलब नहीं है, सीधा पढ़ो इसको, नहीं कंफ्यूज हो गया आप। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एलएलपी विच ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, कह रहा है कि मान लो एलएलपी में सारे के सारे जो है वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट समझ गए? समझे? कंपनी वगैरह पार्टनर है, कोई इंडिविजुअल है ही नहीं। रिलायंस कंपनी काम करती नहीं, रिलायंस कंपनी के ब्याह पे उसके मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं, सबको पता ये बात? अरे बोलो ना। कहता अगर मान लो, ये कहता है कि 2 व्यक्ति क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड। और डेजिग्नेटेड कौन होगा? इंडिविजुअल ही होगा। अरे बोलो। अब मैं कह दूं रिलायंस कंपनी को अपॉइंट कर दिया, वो काम देखेगी मेरा। रिलायंस कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन, उसके ब्याह पे कोई देखेगा। अब वैसे तो 2 होने चाहिए, उनमें से एक इंडियन होना चाहिए। अब आगे आता है अगर सारे के सारे क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है बेटा? ठीक है, मतलब कंपनी वगैरह है। इन विच, या इन विच वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, या एक से ज्यादा, एक है इंडिविजुअल है और बाकी सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, या एक से ज्यादा। समझ आ गया? तो कहता है एट लीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर इन सच एलएलपी, कहता है उसके 2 इंडिविजुअल एलएलपी के क्या होना चाहिए? अगर सारे बॉडी कॉर्पोरेट है या 2 इंडिविजुअल नहीं है, तो उनका नॉमिनी बनेगा। जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, टीसीएस है, 4 कंपनियों ने मिलकर एलएलपी बना ली,
अब इंडिविजुअल तो है नहीं इनमें कोई, सारे क्या बॉडी कॉर्पोरेट, तो इन कंपनियों को अपने नॉमिनी अपॉइंट करने पड़ेंगे दो, समझ गए, प्रोक्सी, प्रोक्सी नॉमिनी मतलब इसकी रिप्रेजेंटेटिव, क्या बेटा, और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा जो क्या काम करेगा, एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेगा। बोलो बात समझ आएगी। इसका मतलब ये नहीं सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा फिर वो अपना नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, क्या अपॉइंट करेंगे, नॉमिनी। कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है पूछ लो बेटा, नहीं, चलिए नेक्स्ट। अब कहता है कि इंडियन का मतलब क्या है, मैंने बता दिया था, जो इंडिया में 182 दिन कम से कम रहा हो, बताया था ना, नहीं बताया था। ये डेफिनेशन यहाँ की नहीं है, ये डेफिनेशन इन्होंने फेमा से उठाई है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1992, 1992, फेमा फॉरेन एक्सचेंज, वहां पर लिखा हुआ है आरआई और एनआरआई, वहां पर लिखा हुआ है एनआरआई वो है जो पिछले साल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में क्या रहा हो, 182 दिन रहा हो, तो वही डेफिनेशन कॉपी की है यहाँ पे। कोई डाउट है क्या, मैंने बताया था। और इंडियन क्या मानेंगे, जो इंडिया में पिछले, सिटीजनशिप नहीं देखेंगे, भारत का नागरिक है, कई व्यक्ति इंडिया के होते हैं वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाती है, वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो सिटीजनशिप नहीं देख रहे। एनआरआई और आरआई, आरआई का मतलब रेजिडेंट इन इंडिया, एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे अगर पिछले साल वो 182 दिन रहा है तो वो क्या है, आरआई है। इंडिया में कितने दिन रहा हो, 182 दिन। ये बहुत सिंपल है, ये आने के चांसेस कम है, लेकिन ट्रू फॉल्स में बाय चांस पूछ सकता है। ये क्या है, प्रोसीजर बता रखा है किसका, रजिस्टर्ड करवाने का, जैसे फर्म का रजिस्टर कराने का प्रोसेस था वैसे किसका, एलएलपी का। ये 3 पेज में लिखा हुआ है, इतना आसान है आप सोच नहीं सकते। सुनना, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको डिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिन। अब यहां पर आएगा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की बजाय क्या आ जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्टर क्या होते हैं कंपनी में, और एलएलपी में क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उसे देखो ये डिन क्या होता है बेटा, होता क्या है, मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ, हालांकि एलएलपी में है, जो कंपनी का डायरेक्टर बनता है, क्या बनता है, उसे सबसे पहले आरओसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है, तो आरओसी उसको एक नंबर अलॉट करती है, क्या करती है, उसको बोलते हैं डिन नंबर। जैसे आप सब इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, जीएसटी नंबर होना चाहिए, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन, पेन नंबर कौन इश्यू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। आपको मैं बता दूं, आप यूज करते हो बहुत सी ट्रांजेक्शन में, लेकिन पेन नंबर किसका डॉक्यूमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है। किसका डॉक्यूमेंट है, तेरा ध्यान नहीं है बेटा आज, तू भाई सारा ले लिया, पेरेंट्स कहते तू हमारा सारा है, तू कहते दीवार मेरी सारा है, सारा मतलब, ठीक है। तो आपने अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो आपका क्या होना चाहिए बेटा, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब वहां पर जब आप रिटर्न भरते हो ना इनकम टैक्स में, तो आप वहां पर क्या कहलाओगे, एसएससी, क्या कहलाओगे, एसएससी बोलते हैं, करदाता, कर का मतलब टैक्स, दाता का मतलब पे करना, टैक्स पेयर। तो इनकम टैक्स में जब कहते हैं यार इस एसएससी का केस लगा हुआ है स्क्रूटनी में, मतलब इस पे इनकम गमन की है जो भी है, तो वहां पर आप अगर आप बीमार होगे तो हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या कहलाओगे, पेशेंट, और यहाँ आते क्या कहलाओगे, स्टूडेंट, और घर जाते ही मेरे राजा बेटा, अरे बोलो। तो ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या बोला जाता है, एसएससी बोला जाता है। कोई बात है, दिक्कत है क्या, तो ऐसे ही जो पार्टनर, जो व्यक्ति कंपनी का क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, उसे आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और आरओसी उसे डिन अप्लाई करता है, डिन नंबर अलॉट करता है, क्या, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस डायरेक्टर की उस नंबर से क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सी कंपनियों में डायरेक्टर बन जाता है सर, हाँ, कितनी एलएलपी में, कितने पब्लिक कंपनी में हो सकता है, कितने प्राइवेट में, मैक्सिमम 20 कंपनी में हो सकता है, ये सब कंपनी एक्ट के अंदर है। बात समझ आ गई, तो उसका नंबर होता है, उस नंबर से वो जब फाइल करेंगे तो पता लग जाएगा डिपार्टमेंट आरओसी को कि ये व्यक्ति कितनी कंपनियों में क्या है, डायरेक्टर है। अब मुकेश भाई अंबानी पता नहीं क्यों कंपनी में डायरेक्टर, समझ आ गई कि नहीं आ गई।
तो वो डायरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि पता लगता है ये डायरेक्टर इस कंपनी में क्या है। ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है बेटा। Every individual intending to appointed as a designated partner of LLP has to make an application for allotment of DIN. DIN के allotment के लिए क्या करेगा? आवेदन करेगा। बोलो बेटा। The applicant के submit form DIR3। कौन सा फॉर्म भरेगा? अब ये पूछ सकता है लेकिन आपसे नहीं पूछेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी DIN नंबर अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म भरते हैं? DIR। अब DIN में कितने अक्षर है? 3, तो 3 ही होगा। इस तरीके से दिमाग में सेट कर सकते हो, फिर भूलता नहीं है बच्चा। बोलो DIR कितने वर्ड है? 3, तो फॉर्म नंबर भी क्या है? 3। अब गलती नहीं लगेगी कभी भी। ठीक है। अप्लाई फॉर DIN एंड सच DIN शैल बी सफिशिएंट फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर वो DIN नहीं है तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। समझा क्या? अरे बोलो। इन केस ऑफ चेंज, अगर कोई चेंज करता है तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? इंटीमेट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर ही शैल इंटीमेट सच चेंज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ DIR 6। उसका डबल कर देना। 3 का 6 हो गया। अगर कोई चेंज है उसके अंदर है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा। और कौन से फॉर्म में? DIR 6 के अंदर। मतलब उसका एड्रेस चेंज होता है, कुछ और भी चेंज करता है तो उसको, या किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बनता है या डेजिग्नेटेड बनता है तो उसका इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। कोई डाउट है? सबसे पहले हम DIN लेंगे। क्या लेंगे? आप पूरा DIN उसमें वही सेम होता है। वहां DIN बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वहां बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ डी से क्या बन जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। इन्होंने डी वर्ड रखा ताकि DIN बोला जाए। यहाँ पर क्या होगा? ये कई जगह डायरेक्टर लिखेगा तो कंपनी में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सर स्टेप फर्स्ट क्या था कि आपको DIN लेना पड़ेगा। तो हो गया बेटा। अरे बोलो। दूसरा क्या है? डिजिटल सिग्नेचर लेने होते हैं बेटा। क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। ये भी गवर्नमेंट, समझ आ गया? डिजिटल सिग्नेचर 2 क्लास, फर्स्ट क्लास सेकंड के होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्लास सेकंड के लेंगे। किसके लेंगे? क्लास। ये जब आप CA की प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगा आपको। क्योंकि जिनकी ऑडिट होती है, जिनकी क्या होती है? ऑडिट। ऑडिट कौन कर सकता है? इनकम टैक्स की सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर उसकी ऑडिट को अप्रूव करना होता है। क्या करना होता है? ऑडिट तो CA करेगा, फिर उसमें साइन होता है किसके? जिसकी ऑडिट की है। अरे वो तो करेगा जिसकी ऑडिट की है उसकी भी तो साइन होंगे। जिस कंपनी की आपने ऑडिट की है या जिस पर्सन की आपने ऑडिट की है वो भी तो साइन करेगा। तो ऑडिट के केस में साइन जो है फिजिकली नहीं होते, डिजिटली होते हैं। कुछ नहीं होता, टोकन होता है, जैसे पेन ड्राइव होती है ना वैसे होते हैं। वो मिल जाता है, उसका चार्ज लगता है। वैसे तो 290 रुपये लगता है, क्लाइंट से 1500 रुपये लेते हैं। तो यार कमाल करते हो, अगला कमाल करते हो, यही होता है। अभी रेट, हाँ तो फिर चार्ज है, उसमें क्या दिक्कत है? सारी दुनिया लेती है। पंजाब में 3000 रुपये लेते हैं। हाँ, लूट ज्यादा है ना वहाँ। मजाक नहीं कर रहा बेटा, आप क्या कर रहे हो? ठीक है। अब जैसे उसकी कॉस्ट होती है, जो बहुत सी एजेंसीज है गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा हुआ है, उनको डिजिटल सिग्नेचर बनाने का क्या दी हुई? पावर दी हुई है। तो उनसे हम क्या ले लेते हैं? अलॉटमेंट ले लेते हैं, इकट्ठे लेते हैं, 50-60 ले लेते हैं प्रोफेशनल। और फिर वो अपने जो क्लाइंट होते हैं, जिनकी ऑडिट होती है, उनको टोकन बोलते हैं उसको। पेन ड्राइव जैसा होता है, उसमें एक टोकन में 2 साइन डल सकते हैं। कितने डल सकते हैं? 2। फिर उसको वो 2 साल के लिए या 1 साल के लिए ऐसे बनता है। 2 साल के बाद दोबारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं उसको, यहाँ जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं ना, आप ऐसे लगाओगे और वहां पर आ जाएगा ऑप्शन, अप्रूव टिक हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब इससे ये हो जाएगा कि वो ऑडिट रिपोर्ट जिसकी थी उसने उसको देख लिया और उस पर हमने क्या कर दिए? साइन कर दिए, एक्सेप्ट कर दी, अपलोड। फिर CA के तो होंगे ही होंगे, उसने तो उसकी तो अटेस्टेड वही करेगा, स्टैंप उसी की लगेगी। अरे बोलो ना। तो डिजिटल साइन भी लेना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। DSC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DSC। सर नॉर्मली मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली आप ले सकते हो। जैसे आप देखो, अब क्या नॉर्मल व्यक्ति के लिए डिजिटल सिग्नेचर अलाउ नहीं, क्योंकि खर्चा लगता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका शॉर्टकट ढूंढ लिया। लेकिन आप रिटर्न भरते हो तो वो कहते हैं उनसे डिजिटल साइन कराओ। कहता है डिजिटल साइन तो मतलब वो कैसे कराएं? कहता है ऐसे करो, उसके आधार पे OTP भेजो और वो OTP डालते, वो डिजिटल सिग्नेचर मान लेंगे। होता है ना, रिटर्न भरते हैं कि मैं OTP भेज रहा हूँ, और वो OTP आप क्या करते हो? अब आपके फॉर्म में भी क्या होता है? OTP आता है, आप बताते हो, हम भरते हैं। इसका मतलब क्या? आपकी सहमति से हो रहा है सारा कुछ, आप ही कर रहे हो, ये मान रहे हो, इसलिए OTP ले रहे हैं। आप करवा किसी से हो रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके मोबाइल पे OTP गया ना, आपने वो नंबर दिया ना, इसका मतलब अप्रूव किसने किया? आपने किया है।
बोलो वो भी एक तरीके का, ये समझ आ गई मेरी बात। चलिए, द एप्लीकेशन हुज सिग्नेचर हुज बी प्लेस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट हैव बी के क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्लास 2 के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे फ्रॉम द ऑथराइज सर्टिफाइंग एजेंसी। समझ आ गया, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एजेंसी से। द डीएससी हैज टू बी रजिस्टर्ड ऑन द एमसीए वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एमसीए वेबसाइट पे क्या करना पड़ेगा आपको, उस डिजिटल सिग्नेचर को क्या करना, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। एमसीए पे अपलोड होते हैं सारे डॉक्यूमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मतलब कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट। समझ आ गया? बोलो बेटा। डिन लोगे, डिजिटल सिग्नेचर लोगे। स्टेप थर्ड, फाइल फॉर्म 1 फॉर नेम ऑफ अवेलेबिलिटी। देखो मेरी बात सुनो, देखो आपने मान लो एलएलपी रजिस्टर्ड करवानी है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, नेम के लिए अप्लाई करोगे, रुको, डायरेक्टर का नंबर पहले वो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, और फिर उसका क्या बनाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर। अगर उसका डिजिटल सिग्नेचर बना हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो बनाना पड़ेगा। पहले डेजिग्नेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर लोगे, फिर क्या लोगे, डीएससी, फिर क्या लोगे, आप जो एलएलपी का नाम लेना चाहते हो वो नाम अवेलेबल, जैसे कंपनी में होता है वो नाम अवेलेबल है, उस नाम से पहले से एलएलपी बनी हुई है, तो फिर आपको कैसे मिल जाएगा वो? आपने अप्लाई किया, मैं तो रिलायंस लिमिटेड कंपनी बना रहा हूँ, आपको नाम मिल जाएगा पहले से बनी हुई, आपको कैसे मिल जाएगा? उससे मिलता जुलता है तो भी नहीं मिलेगा। बोलो बेटा, समझ में आएंगे? तो उसके बाद स्टेप थर्ड, हम अपने नाम के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कि नाम अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए बेटा हम फॉर्म नंबर 1 फॉर्म भरेंगे, उसको रन एलएलपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन, मतलब रन कर रहे, समझे, ये शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है। तो फॉर्म नंबर 1 में अपने नाम के लिए क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। ठीक है, सच एप्लीकेशन शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। रन एलएलपी अवेलेबल एट एमसीए की साइट पे, एंड टू बी जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म वगैरह है वो सब दे देंगे, और हमारा नाम या तो अप्रूव हो जाएगा या क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और अगर वो रजिस्ट्रार जो है अप्रूव्ड है और रिजेक्टेड एट द केस में बी बाय द रजिस्ट्रार एट सीआरसी। सीआरसी का मतलब क्या है, बोल दी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। लिखो बेटा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल मतलब केंद्र का, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सेंट्रल मतलब केंद्र का, केंद्र सरकार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, लिख लिया, सीआरसी। मतलब ये आपका जो है सेंटर, सेंटर सेंटर सेंट्रल, या सेंट्रल नहीं पता, हाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर। एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल होता है। तू लिख सकता है बेटा, शर्मा जी है तू। केंद्र सरकार का है, जो रजिस्ट्रेशन का क्या है, एक सेंटर है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कहां पर होगा, सीआरसी पे होगा, जहां पर ऑनलाइन कंपनी सब कुछ रजिस्टर्ड होता है। तो गवर्नमेंट ने एक सेंटर बना रखा है सीआरसी, तो ऑनलाइन सारे के सारे वहां रजिस्टर्ड होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का काम इनको सौंपा हुआ है, रजिस्ट्रेशन का काम है सीआरसी को सौंपा हुआ है। किसको सौंपा हुआ है, सीआरसी को। आगे बात समझे, चलिएगा। आफ्टर अलाउइंग रीसबमिट, आफ्टर अलाउइंग रीसबमिशन ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 15 डेज फ्रॉम द रेक्टिफिकेशन और डिफेक्ट। अगर कोई गलती है, कोई और है, कोई नाम अप्रूव नहीं हुआ, कोई चीज चाहिए, तो वो रीसबमिट करवाएगा, और रीसबमिट का टाइम कितना मिलेगा, 15 दिन। कोई डाउट है क्या? फिर उसके बाद वो स्टेप थर्ड पढ़ रहे हैं हम, अभी तक नहीं हुआ है, पहला आ गए। फिर फिल फॉर्म नंबर 1 फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम एंड फाइल द डिटेल, सेलेक्ट नेम ऑफ द परपोर्ट एलएलपी अप टू 2 चॉइस। मतलब आपको 2 चॉइस देनी पड़ेगी, पहला नाम और दूसरा। अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरा मिल जाएगा। बोलो, बात समझ आएगी? दोनों नहीं मिलते तो दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गया मेरी बात? क्या मतलब, आपको फाइल नेम के लिए बताएं 1 2 3, स्टेट द सिग्निफिकेंस of the key or coined word in the prescribed name in the brief. Enter the detail of the applicant or any other relevant information in comment section. मतलब आप लास्ट में कोई शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हो उसके, जैसे मान लीजिए मैंने डी के एंटरप्राइज लिख दिया, तो वो तो डी और के का मतलब बता,
अरे बोलो ना, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया तो उसका क्या लेते हैं कि उसका पूरा मीनिंग क्या है आपके हिसाब से। जैसे हमारे केएलएम है, क्या बेटा, केएलएम का नाम सुना होगा सभी ने, क्या है केएलएम, रिजोर्ट है, नाम अच्छा है, फेमस केएलएम। और ये नाम है कस्तूरी लाल मित्तल, उनके पिताजी का नाम था, उसके नाम, और नाम इधर मॉडर्न रखता केएलएम। केएलएम बहुत बड़ा फेमस है गंगानगर में ब्रांड, केएलएम में, केएलएम में शादी, आज केएलएम में जाना। और वो उसने रखा हुआ किसके ऊपर है, अपने फादर साहब के नाम पे, कस्तूरी लाल मित्तल रिजोर्ट। अगर ये लिखता कस्तूरी लाल मित्तल रिजोर्ट तो तुम्हें ऐसा लगता है उन्होंने कितना पुराना है। तो केएलएम फेमस है, सभी जानते हैं। अरे बोलो ना, अरे बोलो, है बेटा, बहुत बड़ी चीज है, लेवल से ऊपर की चीज है ये बेटा। मजाक, गंगानगर में कोई व्यक्ति, आदिल पता है कि नहीं पता, एक नंबर पे रिजॉर्ट कौन आता है, केएलएम, जिसके अंदर आपको रूम चाहिए, सिंगल रूम, सिंगल डे के लिए 20,000 रुपये चार्ज है, सूरतगढ़ रोड पे, जहां फैक्ट्री आउटलेट बना हुआ उसके सामने। चलिएगा, चलो, सुनो, तो आपको दो नेम देने होंगे बेटा, ठीक है। स्टेट द शॉर्ट फॉर्म म्यूजिक है उसकी, आपको डिस्क्रिप्शन समझ आ गई बेटा, देनी पड़ेगी। देखो कहां से कहां बात गई थी। आगे, एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इन प्रपोज्ड एलएलपी में भी सबमिट फॉर्म 1, मतलब जिसको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हो उसको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी आपको फॉर्म 1 में। वंस द नेम अप्रूव्ड एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, मतलब जो नाम था वो अप्रूव हो गया और आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, किसने, एमसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ALLP named approved letter will be issued to the proposed partner, समझ आ गया। तो उसका आपको लेटर आ जाएगा, कोई डाउट है क्या। स्टेप फर्स्ट में क्या था, डिन लोगे, स्टेप नंबर 2 में क्या था, डिजिटल सिग्नेचर लोगे, डीएससी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीएससी। इसको क्या बोलते हैं, डिन, क्या बोलते हैं, डिन, डिन डीएससी। और नेम अवेलेबिलिटी, नेम की अवेलेबिलिटी देखोगे आगे बेटा। फिर उसके बाद सुनना, सुनो, फाइलिंग ऑफ, पहले तो फॉर्म 2 था, अब इसको क्या था, फिलिप यूज करने लगे, फिलिप फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आप जो एलएलपी के डॉक्यूमेंट है वो फाइल करोगे, उसका वर्ड क्या यूज किया, फिलिप, आपने करने हैं डॉक्यूमेंट जो जो मांगे हैं। पहली बात तो एलएलपी का एग्रीमेंट मांगेगा, मतलब डीड एग्रीमेंट बोलते हैं आप। पार्टनर की डिटेल मांगेगा, पैन आधार, जो जो डिटेल मांगी वो सारे डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब सुन लो बेटा ध्यान से, within 60 days from the receiving of the name approved letter from ROC as per the section 11, file incorporation document along with fees with the registrar having jurisdiction over the state in which the registered office of the LLP is to be situated, मतलब जिसकी जुडिक्शन में, जिसके क्षेत्र में आता है उसका ऑफिस, जहां पर, समझ आ गया। जैसे फाजिलका के एरिया में आया तो फाजिलका के आरओसी को देगा, गंगानगर के एरिया में आया तो गंगानगर के आरओसी को देगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट 60 दिन के अंदर फाइल करेगा। द फॉर्म मस्ट बी डिजिटली साइंड, जो फॉर्म होंगे सारे पे क्या होंगे, डिजिटली साइंड होंगे, मतलब बाई पर्सन नेम्ड इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब जो भी सबमिट करेगा वो डिजिटली साइन होंगे, मतलब डीएससी से साइन हो गया, समझ आ गया। मतलब डीएससी लगाते अपने आप हो जाता है, वो आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके ऊपर साइन कैसे करेगा, स्क्रीन के अंदर बढ़ के, तो वो डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव होता है, ध्यान से सुन लो। डेजिग्नेटेड पार्टनर हैविंग डिन, ठीक है, डिन और डीपीआईएन, देखो हो गया ना, डिन वाला डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये डीपी का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इफ एनी इंडिविजुअल डू नॉट हैव डीपीएन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, तो अगर उसमें डीपीएन नहीं है तो उसको क्या, तू पहले डीपीएन ले फिर काम करना आगे, बोलो बात समझ आएंगे। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तभी तो क्या, कितने दिन का टाइम दिया है, 60 दिन का, चलिएगा। Provided also that the application for reservation of name may be made through Philip. Also, it has be digitally signed by the advocate, company secretary, chartered accountant और cost accountant. समझ आ गया। आपने कोई नाम को रिजर्व करवाना है, लेके छोड़ना है, तो आपको उसके अप्रूव करवाना पड़ेगा, किससे बेटा, एप्लीकेशन लगेगी, इन प्रोफेशनल से अप्रूव करवाना पड़ेगा। Where the ROC is examining from the Philip find that the necessary, बेटा वही लिखा हुआ है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन फेक और चाहिए तो मांग लेगा, 15 दिन के अंदर उनको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, बोलो बात समझ आ गया। उसके बाद आरओसी आपको क्या करेगा बेटा, वो आरओसी आपको
जो है एलएलपी का नेम अलॉट कर देगा और आपकी फर्म को क्या कर लेगा, रजिस्टर कर देगा। वो प्रोसेस लिखा हुआ है, कोई डाउट है क्या बता दो, सिंपल है। अब ये बेटा फॉर्मेट दिया हुआ है वैसे नॉलेज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमसी की वेबसाइट दिया है, जहां पर आपको जब आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड होती है तो ऐसा सर्टिफिकेट आता है आपके पास, जिसको आप प्रिंट निकाल के ऑफिस में टांग लेते हो। आगे बात समझे, देखो यहाँ पे इट इज बाय सर्टिफाइड दैट ये हो गया, यहाँ पे एलएलपी का नाम से ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको, और इस सर्टिफिकेट को हम क्या करते हैं अपने ऑफिस में वॉल पे फिक्स करा देते हैं। कोई डाउट है क्या, ये वैसे नमूना दिया हुआ है, ऐसे नमूने आप हो ही। बोलो बेटा स्टेप फर्स्ट क्या था, डिन डिजिटल सिग्नेचर, नेम अवेलेबिलिटी, फिलिप, 4 हो गए। 5 ड्राफ्टिंग फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज जान ऑफ एलएलपी। ये एलएलपी की क्या है, जान है, यही इसी के ऊपर है सब कुछ, पूरी एलएलपी इस पे है। सुनना, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी एग्रीमेंट है, एलएलपी एग्रीमेंट हैज टू बी ड्राफ्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एक्ट। कहता है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आप एलएलपी का क्या बनाओगे, एग्रीमेंट, मतलब डीड होगी ना एक तरह की, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और वो एलएलपी का एग्रीमेंट बनाते समय ध्यान रखना आप एलएलपी एक्ट के अनुसार बनाना है, ऐसा कोई क्लोज मत लिख देना जो एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है, मतलब जिस एक्ट में रजिस्टर्ड हो उसी को फॉलो नहीं कर रहे, वाह भाई वाह। होता है ना कई बार, LLP agreement is to be filed within 30 days from the incorporation of LLP, मतलब LLP रजिस्टर्ड होने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर है टू फाइल द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 3। एलएलपी की एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट की इंफॉर्मेशन को किस में जाएगी, फॉर्म 3 में। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई चीज ऐड करते हो, लेस करते हो, कुछ चेंज करते हो, तो दोबारा वो चेंज भी फॉर्म 3 में देना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या। अब आता है एलएलपी एग्रीमेंट, देखो बेटा एलएलपी एग्रीमेंट है डिफाइन। अब क्या होता है एलएलपी एग्रीमेंट, क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक क्या है, डॉक्यूमेंट। जैसे बेटा कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए और मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उससे क्या पता लगता है कंपनी के पावर, क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। तो वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये बाइज लॉ है, बाइज लॉ होता है जो लॉ आपने बनाया है अपने लिए, उसको बाइज लॉ बोलते हैं, BYELAW, बाइज लॉ। मतलब ये एक तरीके का एग्रीमेंट है। ये कंपनी जो एलएलपी की पावर, उसकी बाउंडेशंस, उसके किस दायरे को डिसाइड करेगा, इस दायरे में रहकर एलएलपी क्या करेगा, काम करेगा। एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइंड द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट पावर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ टू एलएलपी एंड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या लाइबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन है। हेंस इट क्रिएट द फाउंड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एलएलपी, इसलिए बनाया जाता है कि बिजनेस हमारा स्मूथ चले, हमारे भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। एलएलपी एग्रीमेंट क्लैरिफाई द मैनेजरियल ऑपरेशनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन मैनेजमेंट करेगा, कौन ऑपरेशन करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, सबके बारे में बताया जाता है। एंड सेट क्लियर मेथोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा उसका मेथड भी डिसाइड किया हुआ होता है। एडिटिंग न्यू पार्टनर एंड डिस एसोसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, नया पार्टनर कैसे आएगा कैसे नहीं जाएगा, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। कोई डाउट है क्या। Section 210 of the LLP Act 2008 defined it as under LLP agreements means, ये LLP agreement की बेसिक था बेटा। कहता है LLP agreement means any written agreement, अब इसका मतलब ओरल नहीं हो सकता। क्या है बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में ओरल हो सकता है ना, डीड बनाते ही नहीं थे कई बार तो अपने। हेलो, यहाँ क्या होगा, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ LLP और बिटवीन द LLP and its partner which determine mutual right and duty of the partner and their right and duty of relation to the debt। सीधी सीधी बात है, एग्रीमेंट में पार्टनर की लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, ये सब डिसाइड होगा। समझ आगे कि नहीं आगे बेटा। द वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर, अच्छा ये जो बनेगा वो स्टैम्प पेपर पे बनेगा। ये एग्रीमेंट किस पे बनेगा, स्टैम्प पेपर पे, व्हाइट पेपर पे नहीं बनेगा। अब सर स्टैम्प पेपर 500 का, 1000 का, 2000 का, तो जिस स्टेट में आप बन रहे हो उस स्टेट की देखो स्टैम्प ड्यूटी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टैम्प ड्यूटी किसको मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी भी एक टैक्स होता है बेटा, ये किसको मिलती है, स्टेट को। तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, ठीक है। जिस स्टेट में जो स्टैम्प ड्यूटी डिसाइड की है उस उतनी वैल्यू पे आप निकालोगे। मान लो 500 है तो 500, 2000 है तो 2000। ऐसे नॉर्मली 2000 पे निकलता है। किस पे निकलता है, जैसे पार्टनरशिप डीड भी कितने में बनती है, 2000 स्टैम्प पेपर पे, तो ये 2000, ठीक है क्या। स्टैम्प ड्यूटी बी पेड ऑन एलएलपी एग्रीमेंट, इट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
कितने का स्टैम्प पेपर होगा वो उस स्टेट पे डिपेंड करता है। एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पार्टनर, और पार्टनर ने कितने कैपिटल लगाई है वो बात, और स्टेट कौन सा है उसको डिसाइड करके देखा जाता है कि किस किस के ऊपर बनेगा बेटा, कौन से वैल्यू की स्टैम्प पेपर बनेगा। बोल बेटा समझ आएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, ड्राफ्ट द एग्रीमेंट एंड प्रिंट इट। कहता है एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करो, फिर उसका क्या निकालो, प्रिंट निकालो। किसके ऊपर निकालना, स्टैम्प पेपर पे। फॉर रिक्विजिट वैल्यू, जितनी वैल्यू का बताया हो स्टेट के अंदर। समझ आ गया मेरी बात, समझे। वैल्यू ऑफ नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिपेंड ऑन द स्टेट इन विच, वही बात लिखी हुई है। नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बोलते हैं उसको, आप देख लेना कभी भी स्टैम्प पेपर में क्या लिखता है, नॉन जुडिशियस, ये लिखा होता है, आप देखना। उस पर निकालोगे वही बात लिखी है, कौन से स्टेट में कितने का निकलेगा, जितनी उसकी कैपिटल है और स्टेट में कहा होगा उतने पे निकलेगा। वही बात यहाँ पर वापस क्या की बेटा, रिपीट की है। ऑल पार्टनर शुड साइन, हाँ सभी पार्टनर हर पेज के ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे, आपको ये बात पता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। और विटनेस के साइन होंगे, किसके साइन होंगे बेटा, विटनेस के, कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए। ठीक है, ईच पार्टनर शुड बी प्रोवाइड ए कॉपी, और सभी पार्टनर को उस एग्रीमेंट की एक एक कॉपी दे दी जाएगी। समझ आ गया, सबके पास एक एक क्या होगी, कॉपी होगी। कोई डाउट है क्या। अब आता है कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या क्लोज होने चाहिए, मतलब क्या क्या बातें होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, मतलब डीड में क्या क्या होना चाहिए पता था, ये सार इंटेंशन, वही बात यहाँ पर है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। आप इसकी हेडिंग पढ़ोगे आपको बिल्कुल सारा समझ में आ जाएगा। सुनना ध्यान से, सुनो बेटा क्या कह रहा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, एसेंशियल क्लोज या कंटेंट टू बी इंक्लूड इन द एलएलपी, मतलब एलएलपी में क्या क्या कंटेंट होगा, क्या क्या क्लोज होंगे, सुनो। इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन, क्या बेटा, इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन, मतलब किस चीज का क्या मीनिंग लिया जाएगा ये बताया हुआ होगा, और कोई चीज को डिफाइन किया हुआ होगा, उसके बारे में लिखा हुआ होगा। बेटा बात समझ आ गई। दिस क्लोज इज द एसेंस ऑफ एन एलएलपी एग्रीमेंट। एन एलएलपी एग्रीमेंट मस्ट प्रोवाइड फॉर वेरियस डेफिनेशन, बहुत से जो टर्मोलॉजी उनको क्या क्या होगा, डिफाइन क्या होगा, जो जो आपने क्या, सच एज द डेफिनेशन ऑफ ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब लिखा होगा कोई कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, किसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर मानेंगे। समझ आ गया क्या। अकाउंट द अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, या जनवरी टू दिसंबर होगा। बोलो बात समझ आएगी ये, बोलो बेटा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, बिजनेस ऑफ एलएलपी, बिजनेस क्या होगा, नेम, एलएलपी विल बी नोन, द एग्रीमेंट मस्ट आल्सो प्रोवाइड विद द फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, एलएलपी का एड्रेस और उसके पार्टनर का एड्रेस, ये सब उसमें डिफाइन होगा, मतलब डेफिनेशन दी होगी। यहाँ आप सोच रहे पता नहीं क्या होगा, मतलब एलएलपी की पूरी क्या होगी, इसमें डिटेल होगी। एलएलपी की पूरी क्या होगी बेटा, समझा क्या। डिन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, एलएलपी का एड्रेस क्या है, उसके पार्टनर का एड्रेस क्या है, किसको क्या पावर है, सब कुछ डिटेल होगा। जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो बायर का नेम, उसका एड्रेस, उसका आधार नंबर, सेलर का एड्रेस, नाम, आधार, ये फर्स्ट पार्टी है, ये सेकंड पार्टी, फिर आगे वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट पार्टी ने से, बार बार नाम नहीं लिखते, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को, ये है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, सबको बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर का नेम होगा, उसका एज होगा, उसका एड्रेस बताई होगी। बोलो बात समझ आई। नेम ऑफ द एलएलपी, वाह, कहता एलएलपी का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे एलएलपी का नाम तो एग्रीमेंट में, और किसका लिखेगा। एंड चेंज टू, क्या बेटा, चेंज टू, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, द क्लोज shall state the business of LLP certificate on the name of and style, मतलब जो एलएलपी जो बिजनेस चला रही है वो किस नेम और किस स्टाइल से चलाएगी। स्टाइल वर्ड यूज किया था, लिखते हैं नेम एंड स्टाइल, मतलब किस नेम से और किस स्टाइल से। स्टाइल समझते हो क्या, समझ आ गया। नेम एंड स्टाइल क्या, जैसे मैसर्स राहुल एंटरप्राइजेज, नेम एंड स्टाइल यूज, ये बड़ी एक टेक्निकल वर्ड है, इस नेम एंड स्टाइल पे चलाएगी, मतलब फर्म का नाम क्या, मैसर्स राहुल एंटरप्राइज, दैट इज नेम एंड स्टाइल। जब भी एग्रीमेंट लिखते हैं तो वर्ड यूज करते हैं, इस नेम एंड स्टाइल से यूज करेगी। समझ आ गया, मतलब जो फर्म का नाम है उसका, वो क्लियर है बेटा। आईटी कहाँ लिखा हुआ है, आईटी कहाँ लिखा हुआ है, चेंज टू, आईटी नहीं है ये, इट है,
हाँ, सारे कैपिटल है बेटा। NAME का क्या मतलब है? नेम। OF का क्या मतलब है? ओफ। THE का क्या मतलब है? आगे हो गया समझ में? कहता है इसका नेम देना पड़ेगा और इसमें कोई चेंज किया है, इट का मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज किया है वो बेटा। क्लियर है क्या? द क्लोज शेल बी स्टेट द बिजनेस ऑफ LLP शेल बी कैरिड ऑन द नेम एंड स्टाइल, मतलब किस नेम और स्टाइल में यूज किया जाएगा, मतलब ठीक है। एनी चेंज इन द नेम ऑफ LLP शेल बी नोटिफाइड इन द रजिस्टर, मतलब जब भी चेंज होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज होगा तो उसकी सूचना उसको देनी पड़ेगी। कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP, मतलब LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? अगर LLP का कोई ब्रांच भी है तो उसका ऑफिस कहाँ होगा ये भी बताना पड़ेगा। कोई डाउट है? LLP का बिजनेस क्या होगा? LLP कौन कौन से बिजनेस करेगी? LLP उसके लिए कौन से एक्सिलरी मतलब सहायक है, समझे आ गया? बिजनेस करेगी, कैसे करेगी, कहाँ ऑफिस होगा, ये भी उसके नेचर में बताया होगा। कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारा उसमें बताया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट दिया होगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं है बेटा? राइट एंड ड्यूटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर सबको पता है। एग्रीमेंट में लिखा होगा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर, मतलब किसी पार्टनर को एडमिशन कराना है तो क्या प्रोसेस होगा, रिटायर करने का क्या प्रोसेस होगा, और कोई रेजिग्नेशन देता है तो उसको कई बार कहते भाई कोई भी रेजिग्नेशन देगा तो 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। या किसी पार्टनर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको निकालना है फर्म से, क्या करना है? निकालना है, तो निकाल सकते हैं गलत काम करने पर। तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, ये सब उसमें अंदर एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा ताकि फ्यूचर में हमें दिक्कत ना आए। कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। रेमुनेशन एंड इंटरेस्ट टू बी पेड टू पार्टनर, समझ आ गया? किस पार्टनर को रेमुनेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब लिखा हुआ होगा। हेलो, इसमें ऐसे नहीं होगा, रेशो रेशो लिखा होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा? हाँ। बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट कौन से मोड में रखा जाएगा, किस बैंक में रखा जाएगा, समझा क्या? कहते PNB में खुलाएंगे करंट अकाउंट, तो PNB में खुलाएंगे भाई, लिखा हुआ एग्रीमेंट में। समझा क्या मेरी बात? बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग ईयर, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कैसे रखोगे? डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे रखनी पड़ेगी। किस पे? डबल अकाउंटिंग सिस्टम समझते हो? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, समझ आ गया? वो नहीं है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में रखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, 31 दिसंबर या 31 मार्च, वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है सारा। ये देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, द LLP agreement shall be contain clause relating to the maintenance of the books of account and other document method accounting and detail relating to the accounting year of the LLP। बोलो बात समझ आ गई? कौन से मेथड से रखोगे, अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, ये बात मतलब ये जो लिखा है उसी की चार लाइनें रही, देखा जाए तो छोटा लिखा 2 ही लाइनें। मीटिंग, मतलब LLP की मीटिंग कब होगी ये डिसाइड। वैसे तो कंपनी को साल में 4 मीटिंग करनी होती है, और एक मीटिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनिमम मीटिंग कितनी होती है? 4, और 2 मीटिंगों के बीच में 120 दिन से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे आगे की बात है। ऐसे ही LLP की मीटिंग कब होगी ये बताया हुआ होगा, कब मीटिंग करनी है, समझ आ गई मेरी बात? इंडेमनीफाई, मतलब किसी को अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी, वो इसके अंदर लिखा हुआ होगा, उसका तरीका। समझ आ गया बेटा? बिल्कुल इजी है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सुनो, अगर पार्टनर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो पहले कहता है कि इस डिस्प्यूट को रिजोल्व कैसे करेंगे। अगर इन फ्यूचर आपस में झगड़ा हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन बताओ। कहता है यार आपने झगड़ा होगा नहीं, कहता आज नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, तो उसका सॉल्यूशन कहता है यार ऐसा कुछ होगा नहीं, क्यों नेगेटिव सोच रहा है? कहता भाई साहब नेगेटिव नहीं है, फ्यूचर का प्रोविजन बना के रखो, कॉमर्स के बच्चे हो। तो होता है आर्बिट्रेशन को सौंपेंगे। आर्बिट्रेशन समझते हो? पंचायत, किसी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, मतलब जो बिल्कुल ऑनेस्ट लगता है उनको, रेपुटेटेड आदमी है, जो अनबाइज नहीं है, जैसे सूर्यवंशम मूवी में ठाकुर भानु प्रताप सिंह, दैट इज आर्बिट्रेटर। बोलो, मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? बोलो, गांव वाले अगर इवन अपने बेटे के अगेंस्ट भी उसने पार्शलिटी नहीं की, चल हीरा होगा तो कहीं और का, अरे बोलो, क्लियर है ना? ऐसे व्यक्ति को तो आर्बिट्रेटर कौन होगा उसके बारे में लिखा होता है। टाइम ऑफ LLP, टर्म ऑफ LLP वाइंडिंग अप, मतलब LLP की क्या टर्म्स कंडीशन है, और LLP को अगर वाइंड अप करना हो तो वाइंड अप के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। जर्नल प्रोविजन, जर्नल प्रोविजन भी लिखे होते हैं इसके अलावा, कि नोटिस कैसे देना है, कोई लो को
लॉ को गवर्न कैसे करना है, कोई वेवर है, कोई और प्रोविजन है, ये भी और बातें मतलब जनरल प्रोविजन और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो सब जनरल बातें आप एग्रीमेंट में लिख सकते हो। कोई डाउट है तो बोलो। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मल ये 17 क्लोज होते हैं, आपको रियलिटी में बताऊं, हेडिंग हेडिंग पढ़ोगे, अंदर आप पढ़ के देखना है 100% समझ आएगा। यही लिखा है जो मैंने बोला है। अब आता है अल्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट। मेरी बात सुनो, अब आपने एग्रीमेंट बना लिया, अब मान लो उसमें कोई चेंज करना है, किसी की ड्यूटी कम करनी है या राइट बढ़ाने हैं या पार्टनर चेंज करना है, तो एग्रीमेंट क्या होगा, चेंज होगा। और जब भी एग्रीमेंट चेंज होगा तो बेटा वापस एग्रीमेंट देना पड़ेगा आरओसी को। बोलो बात समझाएंगे, चलिएगा। द एलएलपी एग्रीमेंट इज एक चार्टर ऑफ द एलएलपी। मतलब चार्टर समझते हो, मेन डॉक्यूमेंट। जैसे चार्टर उसका कंपनी का क्या होता है, एमओए और एओए। द एलएलपी एग्रीमेंट इज द चार्टर ऑफ द एलएलपी सिमिलर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। समझ आ गया। तो कंपनी का ये एमओए एलएलपी क्या होता है, चार्टर होता है, मुख्य मेन डॉक्यूमेंट होता है। बात समझ आ गई, जिससे उसकी पावर ड्राइव होती है। इट डिफाइन द स्कोप एंड एक्सटेंशन ऑफ द एलएलपी। मतलब एलएलपी का क्या क्षेत्र रहेगा, कहां तक काम करेगा, क्या काम करेगा, उसका स्कोप डिसाइड करता है कौन, एग्रीमेंट। ठीक है जी। ऑपरेशन एज वेल एज राइट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये बातें कितनी बार बता दी यार। ये इसका ऑपरेशन क्या हो गया, राइट क्या हो गया, ड्यूटी क्या हो गया, सब डिफाइन किसमें होता है, एग्रीमेंट। अब अल्टरिंग द एग्रीमेंट कैन बी डन बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द रिवीजन इन द एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब आप एक रेजोल्यूशन पास करके, मतलब समझिए मेजोरिटी आप बुला के सबसे डिस्कशन करके रेजोल्यूशन पास करोगे कि हम ये चेंज करेंगे, तो आप उसके अंदर प्रोविजन में एलएलपी एग्रीमेंट में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब ये नहीं है एग्रीमेंट उठाया एक पार्टनर चेंज करके और नया छपवा के सबको नई कॉपी दे दी, कहता आज से ये लगेगा। कहता किससे पूछा, कहता मेरा दिल कह रहा था। कहता दिल तो कल को कुछ और भी कहेगा। ऐसा नहीं है, उसके लिए बैठेंगे, मीटिंग होगी और क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। बोलो बात समझाएंगे। द सेकंड स्टेप, पहली बात तो रेजोल्यूशन पास होगा। दूसरा सेकंड स्टेप, फिर आपको बेटा मैंने बता दिया 30 दिन के अंदर अंदर उस चेंज को देना पड़ेगा बेटा। ये बात पहले भी बता दी थी, ठीक है ना। जो अमेंडमेंट हुई है, जो अमेंडमेंट का मतलब चेंज, तो एग्रीमेंट को फाइल करना पड़ेगा। द डॉक्यूमेंट टू बी अटैच इन फॉर्म 3 शैल इंक्लूड द। कहता उस एग्रीमेंट के साथ आप 3 डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। तीसरा डॉक्यूमेंट बड़ा भयंकर लिखा हुआ है, देखो। पहला कहता है जो पुराने वाला एलएलपी एग्रीमेंट था वो, फिर दूसरा क्या कहता है जो नया बनाया है वो, और तीसरा कहता है कोई और डॉक्यूमेंट हो तो। फिर क्या कहता है, ऑप्शनल अटैचमेंट इफ एनी, अगर कोई और अटैचमेंट हो तो वो लगा देना साथ में। पहला क्या पुराने वाला एग्रीमेंट, दूसरा क्या नए वाला एग्रीमेंट, और तीसरा कहता है कोई जरूरी हो तो। याद रहेगा तीसरा तो। अब आता है चेंज इन पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या लिखा बेटा, इफ द चेंज इन एलएलपी एग्रीमेंट इज ड्यू टू चेंज इन पार्टनर designated partners from 4 is also required to file along with the form 3। कहता अगर आप पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर को चेंज कर रहे हो तो बेटा बात सुनना, फॉर्म 3 तो फाइल करोगे करोगे क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो गया। अरे बोलो बेटा। अच्छा, अब पार्टनर चेंज हुआ है, डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हुआ, तो उसके साथ के साथ आपको फॉर्म नंबर 4 भी अप्लाई करना पड़ेगा। सर ये फॉर्म में क्या होता है बेटा, प्लीज हमारा सिलेबस नहीं है। मतलब होता क्या बता देता हूँ नॉलेज के लिए, बस कुछ नहीं है। पहले कौन था, उसकी क्या डिटेल थी, उसकी जगह ये व्यक्ति आया, उसकी डिटेल होती है, उसको नंबर दे दिया, ये इसमें लिखना है, उसका फॉर्मेट होता है, उसमें आपने बता दिया। अब जो नया आया उसका नाम दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, उसका एज दे दी, उसका एक्सपीरियंस दे दिया और वो सबमिट कर दिया। कहते फॉर्म नंबर 4 सबमिट हो गया। मेरी बात समझ आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, क्लियर है। डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद द फॉर्म नंबर 4। कहता फॉर्म नंबर 4 के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, कंसेंट ऑफ द पार्टनर, मतलब जो पार्टनर बनना चाहता है उसकी क्या बेटा, सहमति। एविडेंस ऑफ द ससेशन, जो छोड़ के जा रहा है उसकी क्या है, एविडेंस, भैया छोड़ के जा रहा है, उसका रेजिग्नेशन दिया तो उसका लेटर लग जाएगा उसके साथ। बोलो बात समझाएंगे। एफिडेविट ऑफ एनी प्रूफ ऑफ चेंज इन नेम, अगर कोई नेम वगैरह चेंज किया तो इसका एफिडेविट, एफिडेविट समझ तो शपथ पत्र, उसका एविडेंस लग जाएगा। इफ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इज ए कंपनी, मतलब अगर पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है बेटा, कंपनी, को कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी टू बिकम पार्टनर इन एलएलपी। अब देखो मान लीजिए, सुनो, एलएलपी के अंदर एक कंपनी क्या बन रही है, पार्टनर बन रही है, तो कंपनी ने हाँ कैसे भरी, कंपनी की क्या होगी, मीटिंग हुई होगी, मीटिंग में क्या हुआ होगा, रेजोल्यूशन पास हुआ होगा कि हम अपनी कंपनी को उस फर्म का क्या बना रहे हैं, तो उसकी कॉपी लगेगी। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, बोल के थोड़ा बता सकती है। अरे बोलो। तो कंपनी को आपने पार्टनर बनाने का, कंपनी की मीटिंग में क्या किया होगा,
रेजोल्यूशन पास किया होगा उसकी कॉपी लगेगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? इस बात का प्रूफ हो गया भाई? अरे बोलो, इससे ये हो गया ना भाई, कंपनी ने अपने यहाँ पर सहमति से पार्टनर बनाया। आगे बात समझ में? ठीक है बेटा। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ऑथराइज लेटर मेंशनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडिविजुअल नॉमिनेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी। समझ आ गया? अगर किसी ने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया पार्टनर ने, समझ आ गया, तो उसका ऑथराइजेशन लेटर लगेगा साथ में, मतलब उसको ऑथराइज किया है। जैसे स्कूल से टीम नहीं जाती तो प्रिंसिपल से लेटर लेके जाती है ना, तो वहां पर जाके वो लेटर देते हैं ना, तभी तो पता लगता है। नहीं तो कोई भी आ जाएगा, हाँ भाई मैं तो आया हूँ, तो हमें क्या पता तू वहां से आया है, तो यार ले यार देख देख मैं सही नहीं हूँ, आया हूँ वहां से, तो भैया वो लेटर देना पड़ेगा, तू सही तो है। वो लेटर वो क्या है? ऑथराइजेशन लेटर कि हम उस स्कूल को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेंज इन नेम, बहुत बार चेंज हो गया। आगे बात समझे? हाँ, प्रोसीजर ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ द एलएलपी, कोई डाउट है? पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। शिफ्टिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सुनो बेटा, ये सुन लो प्लीज, ये सुन लो। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज इन फॉर्म 15 अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस। मतलब आपने अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑफिस चेंज किया है, समझ आ गया, जहां फर्म रजिस्टर्ड थी उसका एड्रेस चेंज किया है, तो आपको बेटा आरओसी को उसकी सूचना देनी पड़ेगी। किसमें बेटा? 30 दिन के अंदर अंदर, जो फीस डिसाइड की हुई है वो। ठीक है जी, फॉर्म नंबर 15 में। और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे? कंसेंट लेटर ऑफ ऑल डीपी, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर की सहमति। मेन तो वही है ना कि हम ऑफिस क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं। कंसेंट लेटर ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर। अरे सुनो भाई, ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर, सच ये क्या हुआ? आज आपने यहाँ लोगों से पैसा लिया हुआ है और आप कह रहे हो हम यहाँ से अंडमान निकोबार शिफ्ट हो रहे हैं, वो क्रेडिटर तो डर गए बेचारे, वहां जा रहे हो तुम, तो हमने पैसे लेने तुमसे, तो वहां तो कलकत्ता के बाद आगे सड़क भी नहीं जाने के लिए, दो ही ऑप्शन है, या तो शू और या शू। अरे बोलो, या तो बाय एयर जाओ और या बाय शिप जाओ। कितनी दूर है, मजाक नहीं कर रहा, उधर एक छोटा सा ये वो जगह है, ये इतनी सी है, टापू है, आइसलैंड। इंडिया का पार्ट है वो, लेकिन लगता है इंडिया से अलग ही है, वो बिल्कुल बहुत अलग है। हो सकता है आने वाले टाइम में पानी इतना बढ़ जाएगी वो पूरा एकदम इक्वली कर दे उसको, थोड़ा सा इतना सा ही है बस, और चारों तरफ क्या, कलकत्ता से शिप चलती है, वो शायद 15 घंटे 12 घंटे लगाती है, फुल स्पीड से चलती है, नहीं है यो नहीं है नहीं, स्पीड होती, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत काफी है, बहुत दूर है बेटा, उसका एरिया देखना पड़ेगा, कम से कम मेरे सामने 500-600 किलोमीटर होगा कम से कम, पूरा पानी पानी। कभी जाना बेटा घूमने है? हाँ बेटा गया हूँ, सपने में। कंसेंट लेटर ऑफ ऑल सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब यार आप इतनी दूर जा रहे हो, उनकी हार्ट बीट बढ़ गई कि मेरा पैसा, तो उनकी क्या ले लो, सहमति तो ले लो कम से कम, प्लीज सुन लो यार, लेट हो जाओगे प्लीज, आपको पता है मैं पूरा किए बिना नहीं जाने दूंगा। कंसेंट लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर से पूछो, अगर भाई साहब वो कहते ना ना हम तो नहीं जाने देंगे, तो भाई पहले उनके पैसे दो, फिर जाओ, बोलो गलत है या सही? लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं, सेम स्टेट में जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है कंसेंट लेने की, बताऊंगा अभी। अब कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब आपने जो रेजोल्यूशन पास किया उसकी कॉपी आपको एडवर्टीजमेंट भी देनी पड़ती है न्यूज़पेपर में कि हम ऑफिस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। और बेटा प्रूफ ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसका एड्रेस की कॉपी, मतलब रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट के साथ आपने जिससे रेंट पे लिया है, जैसे राम से रेंट लिया है तो राम को गाय भाई पानी बिजली का बिल और दे दे साथ में, देश में ये बोलते ही है, देखो यहाँ की था, इफ रेंट देन रेंट एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल होता है बिजली का बिल, इन द नेम ऑफ ओनर्स एंड एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हम तेरी प्राइमाइसिस यूज कर रहे हैं उसके लिए तेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका भी सर्टिफिकेट दे दे। जैसे इन्होंने मेरे से एनओसी ली अमेजोन वालों ने कि हमें कंपनी को भेजनी कि आप एनओसी दे दो, वार्ड मेंबर से भी लिखवा के दिए कि यहाँ अमेजोन चल रहा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एनओसी लिखवा के दी हुई है मेरी। चलिएगा, कोई डाउट है क्या? चलिए, अब ये इसमें यही है सेम, एक्शन टू बी टेकन। अच्छा,
चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस विद इन द सेम स्टेट, क्या बेटा, उसी स्टेट में है, और विद जुडिक्शन और विद इन जुडिक्शन ऑफ द आरओसी, मतलब जिस आरओसी की जुडिक्शन में था उसी आरओसी की जुडिक्शन में है अभी भी। समझ आ गया क्या मेरी बात? मतलब पहले भी जहां ऑफिस था, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, सेम डिस्ट्रिक्ट में, पहले भी वो एरिया उसी आरओसी के अंडर था, अब वो वहां से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में या दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, वो भी उसी की जुडिक्शन में आता है। तो ना तो आरओसी ऑफिस बदला और ना स्टेट बदला। मेरी बात समझे? मान लीजिए कोई गंगानगर में है और गंगानगर से मान लीजिए सुरतगढ़ शिफ्ट हो गया, तो सुरतगढ़ भी इसी आरओसी के अंडर आएगा क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। सेम स्टेट और सेम आरओसी, पहला कॉलम। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफिस विद इन द सेम स्टेट है लेकिन जुडिक्शन आरओसी चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए पहले फाजिलका के एरिया में था, वो जलंधर चला गया, स्टेट तो एक ही है पर आरओसी चेंज हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस चेंज हो गया उसका। बोलो बेटा। और तीसरा कहता है अंडमान और निकोबार चला गया, मतलब स्टेट ही क्या हो गया, चेंज हो गया। अब सुनो, रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, रेजोल्यूशन फॉर चेंज इन एड्रेस, एड्रेस का चेंज का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यस, यस और यस, सेम है सब में। कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर। कोई डाउट है क्या? सिक्योर्ड क्रेडिट से कंसेंट लेनी पड़ेगी? नो। कहता यही तो है, 5 किलोमीटर दूर जा रहे, भाग थोड़ा रहे हैं। अरे बोलो नो। अंडमान निकोबार जा रहा है? यस। 8 मिनट बढ़ गई ना उसकी। फॉर्म भरना पड़ेगा, 15 सेम है। पब्लिक नोटिस कहता है ये 5 किलोमीटर जा रहे हैं, जनता को ढिंडोरा पीट के बताएं। नो पब्लिक नोटिस, नो पब्लिक नोटिस। और भाई अंडमान निकोबार जा रहा है, पब्लिक नोटिस देना है 21 दिन पहले। आगे समझ में? अब आता है आगे, प्लीज सुनो ध्यान से, कोई बच्चा नहीं बोलेगा। एनुअल कंप्लायंस ऑफ एलएलपी, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, एनुअल अकाउंट्स फाइल करेगा एंड ऑफ द ईयर से 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर से 30 सितंबर या उससे पहले, ये लिखा हुआ है। All LLP registered under the LLP Act 2008 need to final annual return and statement of accounts every financial year, प्रत्येक साल भरेगा। It is mandatory of LLP to file the return irrespective whether it has done any business or not। अगर उसने पूरे साल भी कोई बिजनेस नहीं किया, मान लो नील की रिटर्न है, तो भी उसको भरनी पड़ेगी। There are 3 mandatory compliance required to the followed by LLP, ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट नंबर 1, फाइल द एनुअल रिटर्न। क्या भरनी है? एनुअल रिटर्न। फिलिंग और फाइलिंग एक ही होता है। फाइलिंग एनुअल रिटर्न, क्या फाइल करनी पड़ेगी? एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब ये कहता है एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी है वो फॉर्म नंबर 11 में विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर आप सुनना बेटा, 16 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैज द एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल्ड बिफोर 30 मई एवरी ईयर। समझ आ गया? एनुअल रिटर्न है 2 महीने, सर 6 महीने बताया, तो पूरा सुनो पहले। एनुअल रिटर्न क्या है? 2 महीने, मतलब 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई तो क्या होगा? 60 दिन, 60 दिन लिखा है ना, 30 दिन अप्रैल के और 30 दिन मई के, तो लास्ट डेट क्या होगी? 30 मई। दिस फॉर्म इज समरी ऑफ मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द एलएलपी, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड द देयर नेम, मतलब आपने मैनेजमेंट की समरी बना के देनी है, एलएलपी के पार्टनर्स का नेम वगैरह प्रोवाइड करवाना है। समझ आ गया? इन केस ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ द एलएलपी 5 करोड़, अगर एलएलपी की जो टर्नओवर है सेल 5 करोड़ है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर एक्सीडिंग मोर देन 50 लाख, और पार्टनर का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 50 लाख से क्या है? ज्यादा है, द एनुअल रिटर्न शुड बी अकम्पनीड बाय द सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको एक सीएस से आपको सर्टिफिकेट और लेना पड़ेगा, वो कंप्लायंस का होता है। समझ आ गया? तो ये आपसे बोले कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का कब लेना है? जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्या हो? ज्यादा हो, या पार्टनर ने 50 लाख से ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है, और आपको एनुअल रिटर्न बननी है विद इन 60 डेज। अब सुनो, फाइलिंग फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देख लो 6 महीने। क्या बेटा? 6 महीने के अंदर फाइनल। समझ आ गया? तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक फाइल करनी है? बोलो बेटा 6 मंथ। और आपको साथ में ये भी देना है कि आप
एक सोलवेंसी स्टेटमेंट भी देनी है। सोलवेंसी स्टेटमेंट समझते हो कि मैं अभी भी सोलवेंट हूं, मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सुदृढ़ है, क्या है, साउंड है, कि मैं जो लोन ले रखे उसको रीपे करने के लायक हूं। सोलवेंसी रेशियो तभी तो निकालते थे रेशियो में, मतलब ये नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ही जा रहा। सोलवेंसी है, कैपेबिलिटी है रीपेमेंट करने की। मान लीजिए किसी ने 5 करोड़ का लोन ले रखा है, उससे बचा 5 करोड़, अगर तेरे को कल को देने पड़ेंगे तो कहां से देगा? तो भाई साहब मेरे पास लैंड देख कितने की है, 2 करोड़ की, बिल्डिंग देख, प्लांट देख, मशीनरी देख, कंप्यूटर देख, कितना एसेट है ना, कितने 5 करोड़ देना है, एसेट कितने की 40 करोड़ की, क्या दिक्कत? कहता हाँ सोलवेंसी है। तो 5 करोड़ देने का सारी एसेट बेचे, कितने की बिकेगी? 3 करोड़ की। 2 करोड़ कहता अभी कमा रहा हूँ, कमाऊंगा अभी 2 करोड़ की, तो सोलवेंसी नहीं है। तो सोलवेंसी सर्टिफिकेट भी देनी पड़ती है विद इन 6 मंथ। समझ आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट एनुअल रिटर्न तो 60 दिन के अंदर। समझ आ गया? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट और सोलवेंसी कब? 6 महीने के अंदर। कोई डाउट है क्या? अब ये लास्ट पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखी हुई पेनल्टी। क्या लिखी हुई है? मतलब ये पेनल्टियां याद कर लेना। अब सुनना जरा ध्यान से। पेनल्टी, द पेनल्टी ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ दिस फॉर्म विद आरओसी ₹100 पर डे पर फॉर्म। अगर आप कोई फाइल नहीं करते हो रिटर्न, तो नॉर्मल पेनल्टी ₹100 पर डे जब तक डिफॉल्ट रहता है। ये हमने वहां पढ़ ली थी। ये सॉरी, ये फॉर्म नहीं भरता। तो अब सुनना, अब इवेंट बेस्ड कंप्लायंस फॉर एलएलपी। सुनना, अब नेचर ऑफ इवेंट कहता है कि कंसेंट एंड पर्टिकुलर ऑफ पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप पार्टनर की या डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट या उसकी डिटेल देते हो ना, वो डिटेल आपको फॉर्म नंबर 4 में दोबारा लिखी है। पार्टनर चेंज होता है, याद है 4 नंबर फॉर्म जाएगा, आपको 30 दिन के अंदर देनी है। ठीक है, अगर आप नहीं देते हो, अगर आप नॉन कंप्लायंस मतलब डिफॉल्ट किया आपने, तो आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम कितनी 5 लाख की पेनल्टी लग सकती है। 5 लाख है, सही कर लो उसको। 1 मिनट रुको ना, नहीं मॉड्यूल है कि ये बात मॉड्यूल मिनिमम कितनी है 10 और कितनी है 50। अब आपको याद रखना है कि कब है, जब आपने पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या किया बेटा, कोई चेंज किया, तो उसकी फॉर्म भरना है। अगर आपने नहीं दिए तो पेनल्टी लग जाएगी आपको। दूसरा है वैकेंसी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ के चला गया फर्म, तो वो वैकेंसी होगी, खाली होगी सीट, तो वो सीट आपको 30 दिन के अंदर अंदर क्या करनी, फाइल करनी और आरओसी को जमा कराना। अगर नहीं किया तो भी आपको क्या लग जाएगी, पेनल्टी। सेम पेनल्टी ऊपर वाली। ठीक है, उसके बाद कहता है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करते हो तो उसका नोटिस देना है, और अगर उसके नोटिस देने में भूल करते हो तो मिनिमम 2,000 और मैक्सिमम कितनी 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी। चेंज इन नेम, अगर आपने नेम में चेंज किया है और उसकी डिटेल नहीं बनाई, मतलब दूसरे स्टेट में लेके सेम, तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी 50,000 और मैक्सिमम कितनी 5 लाख। एलएलपी एग्रीमेंट चेंज किया है, एग्रीमेंट चेंज करते तो भी सूचना देनी पड़ती है। अगर एग्रीमेंट का चेंज नहीं बताया तो पेनल्टी कितनी है 2,000 और 25,000। और अगर चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, वही फिर वापस से दोबारा आ गई अब डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला, है ना बेटा, कितनी पेनल्टी है 2,000 और 25,000 रिपीट होगी। ये पेनल्टी नहीं है, ऐड हुई है, मैंने लिखी है, ये देखो। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता, या क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे रिलेटेड है ना बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सोलवेंसी स्टेटमेंट फाइल नहीं की। प्रॉपर क्या नहीं बनाई, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई, या क्या नहीं करी, सोलवेंसी नहीं बनाई, तो उसके अंदर आपको ये फाइल कब करनी होती है, ईयर एंड होने से 6 मंथ के अंदर। ठीक है जी। तो आपकी पेनल्टी, पहली पेनल्टी एलएलपी के ऊपर सुनना, क्या एलएलपी में पेनल्टी लगेगी नॉट लेस देन 25,000, मतलब कम से कम कितनी 25,000, और मैक्सिमम कितनी लग सकती है 5 लाख। और उसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर पर भी पेनल्टी लग सकती है, कितनी, मिनिमम कितनी 10,000 और मैक्सिमम कितनी 1 लाख। ये पेनल्टी लिख लो बेटा नीचे। पहले कॉलम में लिखो, 10,000 से 1 लाख बता दें। कोई बात नहीं, पहले कॉलम में देखो, पहले कॉलम मॉड्यूल में वो लिखेंगे बेटा। पहले कॉलम में देखो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोलवेंसी। अगर ये चीजें मेंटेन नहीं की है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी। अब अगले कॉलम में लिखो फाइल विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम एवरी ईयर। कहना प्रत्येक साल आपको जो टाइम लिमिट बता रखी है उस लिमिट में, टाइम लिमिट में फाइल करनी है। फिर नीचे लिख दिया विद इन 6 मंथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने से क्या बेटा 6 मंथ के अंदर अंदर। लिख लिया? और फिर लिखो पेनल्टी में नंबर 1 एलएलपी पे कितनी लगेगी और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे कितनी लगेगी, अलग अलग है। एलएलपी पे फाइन नॉट लेस देन 25,000 और मैक्सिमम कितना 5 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे मिनिमम कितना 10 और मैक्सिमम कितना 1 लाख।